मतलब बहुत डिफरेंस है ना वोट में। तो वो डिफरेंस मतलब प्रैक्टिकली वो ऊपर नीचे हो कि एक पार्टी बहुत नीचे आए दूसरी बहुत ऊपर जाए, तो वो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब बड़ा इट्स अ टॉल ऑर्डर। है कि क्या वाकई में इतना बड़ा डिस्कंटेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 8 या समाजवादी पार्टी 8 से 10% के जो है वो इंक्रीज उसे उसके वोटों में आ जाएगा। क्योंकि अगर जब से अगर 8 से 10% का स्विंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आता है तो उसकी सरकार बनने की संभावना जो है वो सीमित हो जाती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि हर पार्टी कास्टिज्म बहुत बुरी बात है, जातिवाद नहीं होना चाहिए और हम जातिवाद के अगेंस्ट हैं। हर पार्टी टिकट जाति के हिसाब से देती है, लीडर्स को अपनी पार्टी में लेती है जाति के हिसाब से, मिनिस्ट्री बढ़ती है जाति के हिसाब से, हर चीज जाति के हिसाब से। जी जी जी, निश्चित रूप से अखिलेश ने यह कोशिश की है कि वो अपने आप को जो ओबीसी समाज है उसके जो है सबसे कद्दावर नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। और इस कड़ी में निश्चित रूप से वो उनमें एक राजनीतिक परिपक्वता भी आई है। 5 साल वो सत्ता में रहे और 5 साल विपक्ष में रहे हैं। एक फायदा जो जयंत और अखिलेश के अलायंस को हुआ कि उससे इलेक्शन से कुछ महीने पहले तो लग रहा था कि कोई है ही नहीं सामने, बीजेपी अकेली पार्टी है और इलेक्शन होगा और फिर जाहिर सी बात है कोई कुछ कर तो पाएगा नहीं। माइनॉरिटीज का जो वोट है वो कंसोलिडेट हुआ है फेवर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अब बीजेपी को जाहिर सी बात है, बीजेपी ने क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछले इलेक्शन में, इसलिए जहां भी अच्छी भी देगी तो वो उससे कम होगी। नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और मेरे साथ दो प्रोफेसर हैं, दो विद्वान लोग हैं। एक पश्चिम से, एक लखनऊ राजधानी या पूरब भी कह सकते हैं उस लिहाज से, प्रोफेसर अजमेर बेग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और प्रोफेसर शशिकांत पांडे अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के क्या हम मतदाताओं का रुख या मूड, उनके मुद्दे, उनकी चिंताएं कुछ समझ सकते हैं क्या, या क्या हमने समझा है अब तक। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप दोनों विद्वानों से, और मैं चाहूँगा कि शुरू में मैं एक ही सवाल पूछूं, आप भी उसका जवाब दें, जब आपका खत्म हो तो आप भी उसी का सवाल का जवाब दें। बाद में फिर अगर जरूरत होगी तो हम कुछ और जिज्ञासा होगी दर्शकों के बिहाफ पे तो वो हम बात कर लेंगे आपसे। पहली बात तो ये जानना चाहते हैं कि ये चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट, या यूपी से कोई मतलब नहीं है, तो भी बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं और जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मतलब इसका क्या कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी है इस चुनाव का, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, नेशनल कॉन्टेक्स्ट भी है बेग साहब? देखिए, नेशनल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ कई एस्पेक्ट से हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यूपी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और वहां का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी को जो पार्टी यूपी में डोमिनेंट होती है वही पार्टी नेशनल लेवल पर डोमिनेंट होने की उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और खासतौर से 2024 में नेशनल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो हर आदमी को ये लगता है और सही लगता है कि अगर यूपी में जिस पार्टी की पोजीशन अच्छी होगी तो उसकी पॉसिबिलिटी, ऑल्दो जरूरी नहीं है, अभी वक्त है उसमें, कि उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि आगे आने वाले चुनाव में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी पार्टी। और जाहिर सी बात है, यूपी में इतनी सीट्स हैं लोकसभा की, तो जो यूपी का एक बड़ा चंक कोई पार्टी अगर ले जाती है 24 में, तो वो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय लेवल पर उसकी अहमियत होगी। तो यूपी का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, और जाहिर सी बात है बड़ा स्टेट है तो सबको क्यूरियोसिटी होती है। और कुछ ही स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन होते हैं, अब तो पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो नहीं रहा है, स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कई और स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन यूपी उन सब के मुकाबले बहुत बड़ा है और शायद सब मिला ले तो उनसे भी बड़ा है। तो दुनिया का 5वां या 6ठा तो सबसे बड़ा देश प्रोफेसर होता। शशिकांत पांडे, केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इससे आगे लोकसभा चुनाव का कुछ संकेत मिलेगा, या और भी कुछ मुद्दे, बड़े चीजें स्टेक पे हैं? त्रिपाठी जी, जहाँ तक बेग साहब ने कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश पर केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और ये मान के चल रहे हैं लोग और ऐसा इसको देख रहे हैं कि शायद 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा के चुनाव से पहले
ये उत्तर प्रदेश किधर जाएगा, क्योंकि हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह हिंदी हार्टलैंड का स्टेट है और बहुत बड़ा स्टेट है। जो उत्तर प्रदेश के अलावा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव विधानसभा के हार गई थी, और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पर 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है, और विशेषकर चूंकि कुछ ही राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि फोकस जो सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया का हो या बाकी अन्य देशों का हो, तो उस पर उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा, और बहुत कुछ जो है वो इस पर डिपेंड करेगा। जैसा कि आपने कहा कि आगे के रुख, आगे की दशा और दिशा, क्या उत्तर प्रदेश एक ट्रेंड सेटर हो सकता है, तय करेगा। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में कई मुद्दे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों की ही उस पर नजरें होंगी और उसको वो आधार बनाने की कोशिश करेंगे 2024 के चुनाव में। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लें, तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा अगर वो किसी चीज पर वो रिलाई कर रही है, तो उसने जो एक लाभार्थी जो स्कीम चलाई, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स, वो उस पर फोकस कर रही है कि अगर वो उसके पक्ष में जाता है, हक में जाता है, तो हम ये पूरी की पूरी नैरेटिव जो है, जो कास्ट की नैरेटिव को हम क्लास की नैरेटिव में कैसे बदलें, और हम उसके बिना पर जो है आगे चुनाव में जाएं और कि हमने ये डेवलपमेंट के काम किए हैं, तो वो उसको इशू बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो विपक्ष है, वहीं वो दूसरी तरफ उसको घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ तमाम मुद्दे ऐसे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है वो देशव्यापी है, वो महंगाई का मुद्दा है वो देशव्यापी है, या फिर कहीं नहीं कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो रही है माइनॉरिटीज में, तो वो उसको उस मुद्दे पर कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि चुनाव के बाद हमें पता चलेंगे। और प्रोफेसर बेग, और क्या मुद्दे आपने देखे खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, जहां किसान आंदोलन इतना बड़ा था, और पिछली बार 2017 के चुनाव में जो है वो कम्युनल राइट्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा थे, तो और क्या मुद्दे थे जो पांडे जी ने बताया इसके अलावा? जी बिल्कुल, यही सब चीजें हैं। जैसे वेस्टर्न यूपी में खासतौर से जो है पिछली बार एक कम्युनल पोलराइजेशन काफी हद तक था, और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं पॉलिटिकल एक्टर्स उसको एग्रेवेट भी कर देते हैं, तो उसकी वजह से बीजेपी को ऑब्वियसली काफी फायदा हुआ। और प्लस ये कि जो डोमिनेंट कम्युनिटीज में जैसे जाट्स हैं फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूपी में, तो उनका बड़ा डोमिनेंट सपोर्ट बीजेपी के लिए रहा। हमने देखा कि इवन 19 का लोकसभा इलेक्शन, उसमें भी करीब 90% जाटों के वोट बीजेपी को मिले, और उससे पहले भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। तो जाहिर सी बात है, जाहिर जाट कम्युनिटी ज्यादातर फार्मिंग कम्युनिटी है, तो वो सारे लोग जो हैं वो अब उस तरह से बीजेपी से खुश या सेटिस्फाइड नहीं है। फिर वो फार्म लॉस का इशू आ गया उसके अलावा, तो उन सब चीजों की वजह से बीजेपी की वो परफॉर्मेंस या वो सिचुएशन इलेक्टोरली, तो इस इलेक्शन में कोई भी आदमी बता सकता है कि नहीं है। अब बीजेपी को जाहिर सी बात है, बीजेपी ने क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पिछले इलेक्शन में, इसलिए जहां भी अच्छी भी देगी तो उससे कम होगी। तो वो परफॉर्मेंस, ये इसके लिए कोई बहुत आपको पॉलिटिकल साइंस या इलेक्टोरल स्टडीज का ज्ञान नहीं चाहिए बताने के लिए कि वो उससे खराब करेंगे। अब कितना करेंगे ये तो 10 तारीख को पता लगेगा, लेकिन ये कि कुछ देखिए हाँ बिल्कुल, पिछले चुनाव तो बिल्कुल असाधारण चुनाव था जिसमें बहुत ज्यादा पोलराइजेशन था। पांडे जी, पिछले बार की तुलना में अगर करें और इस बार, तो सोशल जो अलायंसेस हैं, जिसमें खास करके जातियों से भी हम उसको पहचान कर सकते हैं, आसान पहचान जाती है, तो क्या फर्क आया है? क्या जो बीजेपी के साथ जो तमाम हिंदू जातियां एकदम इकट्ठे हो गई थी, गोलबंदी हो गई थी, और खास करके हिंदू मुस्लिम चुनाव हो गया था, तो इस बार क्या उसमें कुछ कमी आई? कुछ जातियां, कुछ वर्ग क्या छिटके हैं बीजेपी से? और वो ये जो नया गठबंधन उधर हुआ है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, उसके साथ आए हैं लोग हट के वहां से। देखिए त्रिपाठी जी, हम यहीं से अगर शुरू करें आपके प्रश्न के अंतिम भाग से, कि जो आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ और उसकी वजह से क्या जो पिछली बार की जो जातीय गोलबंदी थी, और जैसा कि बेग साहब ने कहा कि जाटों ने जो है 90% के करीब लगभग जो है, जो जस्ट पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने मतदान किया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। केवल मेरा ऐसा मानना है कि दलों के आपस में अलायंस हो जाने से लोगों के व्यक्तिगत जो आपस में जो इक्वेशन है वो नहीं बदल जाते,
क्योंकि स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल जो है उनके अपने लाभ और हानि के संदर्भ में वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और अगर हम पिछला चुनाव जो जस्ट पीछे चुनाव है उसको अगर याद करें तो बसपा और कांग्रेस और ये आपका जो समाजवादी पार्टी आरएलडी, ये सब जो पार्टियां थी ये कई बार इन्होंने मिल करके भी आपस में चुनाव लड़े और वो ट्रांसलेट नहीं किया। तो लेकिन अभी जो इक्वेशन बदला है, विशेषकर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन और वो एक लंबे समय तक चूंकि आंदोलन चला और जयंत ने इसी दौरान जो चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु हो जाना, जयंत के ऊपर लाठीचार्ज होना, राकेश टिकैत का जो उसमें रोना, एक कुल मिलाकर के एक माहौल ऐसा बना कि वो उसने एक मोमेंटम को जो है वो बनाए रखा है और उसका लाभ निश्चित रूप से इस अलायंस को मिलेगा। अगर इन परिस्थितियों के बैकड्रॉप में शायद अलायंस न होता तो मैं इसे बहुत महत्व नहीं देता जी, लेकिन चूंकि कई चीजें उसमें प्लस हो रही हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, वो कोविड का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा जो फार्मर्स एजिटेशन था और जिस तरह से जयंत ने लगातार रैलियां की, उन्होंने उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको कवर अप करने के लिए पश्चिम में सबसे ज्यादा जाट कैंडिडेट फील्ड किए हैं। और एक चर्चा यह भी है कि जो समाजवादी पार्टी के तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट्स फील्ड हुए हैं वो क्या जाट वोट्स उधर उतने ही कंफर्टेबली वो ट्रांसफर करा पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, ये थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन निश्चित रूप से पश्चिम में तो यह समीकरण उनके पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जी बोले। हाँ, बताइए। अन्य क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो अन्य क्षेत्रों में कुछ इस एक निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा जो प्लस दिखाई देता है इस समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में, वो ये दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज का जो वोट है वो कंसोलिडेट हुआ है फेवर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर, क्योंकि बसपा जो है इससे पहले के चुनाव में वो रेस में रहती थी कि वो उसकी सरकार बन सकती है। चूंकि एक जनरल परसेप्शन जो बना है कि बसपा जो है वो सरकार बनाने की रेस में बाहर है और इसलिए जो ये अल्पसंख्यक मतों का जो है कहीं एक मुश्त जो झुकाव जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है अक्रॉस द स्टेट, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है वो एक आप कह सकते हैं कि जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अन्य जहां तक जातियों की बात है, मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है कि हम ये कहें कि लोअर ओबीसी में से यह वर्ग टूट के उधर जा रहा है। नहीं, लेकिन प्रोफेसर बेग, पांडे जी का थोड़ा लगता है फ्रीज हो गया। प्रोफेसर बेग, ये जो योगी सरकार के कुछ मंत्री, जैसे उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, धर्म सिंह सैनी हुए आपके सहारनपुर के, और दारा सिंह चौहान हैं, इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के कई नेता हैं, लालजी वर्मा हुए, रामचल राजभर हुए, इंद्रजीत सरोज जो दलित समाज से आते हैं, ये सब टूट के जो गए हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ, तो इसका ओबीसी या दलित समाज पे कुछ असर पड़ेगा? ये लोग खींच के लाएंगे उधर से? देखिए, मेरी जो समझ है वो ये है कि थोड़ा असर तो जरूर पड़ता है, लेकिन जिस तरह से उसके दो असर होते हैं। देखिए, एक तो ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक बड़े नेता हर जगह पर दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी की तरफ आते थे, क्योंकि बीजेपी जाहिर सी बात है डोमिनेंट पार्टी है, इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पावर में है, सेंटर में भी, स्टेट में भी। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स भी एक तरह से एक फील्ड है जहां लोग चाहते हैं कि भाई हम ऐसी जगह जाएं जो पार्टी पावर में हो, जहां हमारी कैरियर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों। तो ये एक ट्रेंड जो यूपी में चला इस इलेक्शन से पहले, जिसमें कई प्रोमिनेंट लीडर्स वो बीजेपी छोड़ के इधर आए, तो उससे एक फायदा जो जयंत और अखिलेश के अलायंस को हुआ कि उससे इलेक्शन से कुछ महीने पहले तो लग रहा था कि कोई है ही नहीं सामने, बीजेपी अकेली पार्टी है और इलेक्शन होगा और फिर जाहिर सी बात है कोई कुछ कर तो पाएगा नहीं। तो इनको कम से कम थोड़ा सा मोमेंटम मिल गया कि कहने को हो गया कि साहब दो ग्रुप्स ये फाइट में हैं साहब, एक तरफ बीजेपी है विद इट्स अलाइज और दूसरी तरफ ये हैं। तो वो एक जो होता है ना मोमेंटम पार्टी को मिल जाता है कि नेताओं के आने से। लेकिन जहां तक आपने सवाल जो मेन पूछा वोट का, अब वो तो उसके पास उसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है हर नेता का कुछ लोकल इन्फ्लुएंस होता है। सिर्फ ये देखना, जैसे अभी
शशिकांत जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि साहब एक कास्ट का एक लीडर चला गया तो सारे लोग बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि उसके साथ फौरन उसकी कास्ट के सारे लोग चले जाए। तो एक तो ऐसा होता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने ओवर द इयर्स, खासतौर से 17 के बाद से अब तक, हर कास्ट और कास्ट ग्रुप के बहुत से लीडर उनके पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए तो उस कास्ट के सारे लीडर चले गए और हमारे उनके पास और भी लीडर्स हैं। मौर्य अभी हैं उनके पास हैं, और भी हैं लीडर्स, मतलब ऐसा नहीं है। तो किसी कास्ट ग्रुप का कोई भी आदमी, जाहिर सी बात है, हर लीडर का एक लोकल इन्फ्लुएंस होता है उसके इलाके में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनका इन्फ्लुएंस है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग, जो मैं पॉलिटिकल उसमें फील्ड में बहुत दिनों से हूं और कास्ट ग्रुप से एसोसिएटेड हूं, तो कुछ असर पड़ेगा, लेकिन ये कहना है कि उससे कोई मेजर असर पड़ेगा, मेरी समझ से ये कुछ पॉइंट को ओवर स्ट्रेच करने वाली बात होगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, लेकिन पांडे जी, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में है, आरक्षण के लिए के डर है ओबीसी में या दलित समाज में, तो एक सोशल जस्टिस की फोर्सेस, क्या नहीं लगता कि एक साथ थोड़ा आ रही, मंडल वाली फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे आई हैं इस तरह से? अखिलेश और जयंत चौधरी है, ये जो भी गठबंधन है जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, एक केशव मौर्य भी हैं, कई लोग हैं कुल मिला के, तो सामाजिक न्याय वाली ताकतें, ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ झुक रही हैं, झुकाव बढ़ा है? जी त्रिपाठी जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अखिलेश ने यह कोशिश की है कि वो अपने आप को, जो ओबीसी समाज है उसके जो है सबसे कद्दावर नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, और इस कड़ी में निश्चित रूप से वो उनमें एक राजनीतिक परिपक्वता भी आई है। 5 साल वो सत्ता में रहे और 5 साल विपक्ष में रहे हैं, और ये जो मुलायम सिंह यादव का आप देखेंगे उस समय की जो समाजवादी पार्टी थी कि हर सोशल ग्रुप को वो एड्रेस करते थे, और अखिलेश ने भी एक कोशिश की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह कवायद थोड़ी लेट है। उन्होंने ये कोशिश की कि निश्चित रूप से जिनका आपने नाम लिया कि उनको जोड़ने की। प्रोफेसर पांडे का नेटवर्क लगता है कुछ कमजोर हो रहा है जी। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये कवायद थोड़ा और पहले शुरू होती तो शायद उसके जो है वो लाभ जो है वो ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिलते, क्योंकि जैसा कि बेग साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश किया है, और कोशिश नहीं, उन्होंने काफी हद तक, अगर हम पूरा 14, 17 और 19 की परफॉर्मेंस उनकी देखें तो उन्होंने एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को छोड़ करके हर वर्ग में उन्होंने एक पैरेलल लीडरशिप तैयार करने की कोशिश की है, उनके में से नेतृत्व तैयार करने की कोशिश किया है। तो निश्चित रूप से जाति जनगणना के नाम पर और अन्य मुद्दों के नाम पर वो घेरने की कोशिश जरूर है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो कितना कन्विंसिंग होगा, कितना वो वोट में ट्रांसलेट होगा, यह जो है देखने की अभी चीज होगी। बेग साहब, आपके स्टूडेंट्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आप लोग वैसे भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर या विद्वान, स्टूडेंट जो भी कहे होने के नाते ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। मतदाताओं की तरफ से उनके जहन में इस समय क्या इश्यूज हैं जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं पोलिंग बूथ में, या किया होगा? अब तो ज्यादातर चुनाव तो हो चुका है, कौन से इश्यूज हैं? अब देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ होगा वो, नहीं, जो बोलते हैं, मेरा मतलब मतदाता जो एक्सप्रेस करते हैं जो मुद्दे, क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्सप्रेस करने से भी जरूरी नहीं है कि उसी मुद्दे पर वो वोट दे। एक तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो कास्ट जो है यूपी पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पार्टी कास्टिज्म बहुत बुरी बात है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, और हम जातिवाद के अगेंस्ट हैं। हर पार्टी टिकट जाति के हिसाब से देती है, लीडर्स को अपनी पार्टी में लेती है जाति के हिसाब से, मिनिस्ट्री बढ़ती है जाति के हिसाब से, हर चीज जाति के हिसाब से। जी। तो जाति एक बहुत बड़ा एक रियलिटी। जी, मेरा मानना है, मैं थोड़ा सा और संक्षेप में करना चाहता हूँ कि जैसे जातीय गोलबंदी या कमिटेड वोटर, हम असेस करने की कोशिश करते हैं कि कमिटेड वोटर हर पार्टी का जो भी है 10%, 20%, 25%, 7% वो है। अगर हम ये कहें कि अच्छा फ्लोटिंग वोटर जो है उसके क्या इस बार इश्यूज रहे हैं जो बदलता है हर चुनाव में, तो नहीं वो उसी बात पे मैं आ रहा था, शॉर्ट में बता। देखिए मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बहुत कास्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, और वो कास्ट ग्रुप्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से काफी बड़ा आइडेंटिफाइड है कि कौन से कास्ट ग्रुप्स किधर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ट्रेडिशनली उधर ही जाते हैं,
और जब उसमें कुछ चेंज आता है तभी बड़ा उलटफेर होता है, ठीक है। जैसे 14 के बाद से काफी बड़ा उलटफेर इसलिए हुआ क्योंकि ये जो अदर ओबीसीज थे, नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटो दलित्स काफी ज्यादा बीजेपी की तरफ मूव हुए, और उसका नतीजा क्या हुआ कि 17 और 19 में, 19 में ले ली, वो भी इलेक्शन ही था नेशनल, बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली। तो आपका सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या दिमाग में रहा होगा, तो अगर इसके खिलाफ कुछ लोग सोच रहे होंगे या जिस तरह से उनका वोटिंग पैटर्न था तो थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन जहां तक आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो एक तो तरफ एग्जिस्टेंशियल इश्यूज है लाइफ के, भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, चीजों के रेट्स बढ़ रहे हैं, और एक थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है कि जो गवर्नमेंट 5 साल से रह रही होती है शायद उसकी कमियां हमें ज्यादा नजर आ रही होती है बजाय इसके जो उससे पहले या उससे पहले रही होगी, क्योंकि पुरानी तकलीफ इंसान भूल जाता है। तो एक वो भी चीज होती है, एंटी इनकम्बेंसी भी। तो वो सारी चीजें अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो पावर में गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जा सकती है कि साहब महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती है हमेशा, अनएम्प्लॉयमेंट और एंटी इनकम्बेंसी, वो सारे फैक्टर्स। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस गवर्नमेंट के फेवर में भी जाते हैं, जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट ने किए हैं, जो लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं, मकान के पैसे मिले हैं और अनाज मिला है और गैस सिलेंडर्स मिले हैं, और वो सारी चीजें जिसको बहुत ही सिस्टमेटिकली और लार्ज स्केल पर बीजेपी ने इस चीज को किया है एग्जीक्यूट, तो वो उसके बेनिफिट्स तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मिलने के पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इंसान डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसका हुआ है। प्लस एक इमेज की बात होती है कि गवर्नमेंट एक अपनी इमेज कल्टीवेट की है कि ये गवर्नमेंट बड़ी टफ है एज कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट, और वो इमेज काफी हद तक मीडिया और हर तरफ उस इमेज ने एक क्रिएट की गई है इमेज। तो जो फेंस सीटर वोटर होता है, जो पूरी तरह से कमिटेड नहीं होता, जिसका आप सवाल पूछ रहे थे, जो पहले से डिसाइडेड नहीं होता, उसको कभी कभी इस चीज का भी असर पड़ सकता है कि साहब गवर्नमेंट जो है उसने बेनिफिट्स दिए लोगों को, हमें भी कुछ बेनिफिट मिला है, हमें नहीं मिला तो हमारे किसी रिश्तेदार को मिला है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंट है, तो वो चीजें जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में भी टिल्ट कर सकती हैं। तो वो दोनों तरफ वर्क करता है। अब वो किस लेवल पर या कितने परसेंटेजेस में फेवर या अगेंस्ट में जाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन उसको अभी से कहना जरा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी मतलब अगर है तो किस डिग्री में है या किन इश्यूज की वजह से? देखिए, मुझे ऐसा मानना है त्रिपाठी जी की एंटी इनकम्बेंसी सच की बात अगर जहाँ तक है तो थोड़ा सा ये एक मुश्किल सवाल हो जाता है कि हम क्या वाकई में जो बीजेपी का जो बेस वोट है क्या वो उससे हट रहा है, क्योंकि बीजेपी अगर हम आपको उसके जो पीछे के हम बार बार 3 चुनावों की बात करते हैं, और स्पेशली जो उसका जो कमिटेड वोटर है, वो जो अर्बन जो वोटर है उसका जो ब्राह्मण बनिया जो ये कॉम्बिनेशन रहा है, उसके बियॉन्ड देखने की चीज ये है कि जो इसमें खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने लोअर ओबीसी में जो इसने पैठ बनाई और नॉन जाटो वोटर्स में, ये एक ऐसा वर्ग है जो थोड़ा सा फ्रेजाइल इसका सपोर्ट रहा है कि कहीं क्या यह वर्ग जो है इससे छिटक सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जिक्र किया था स्वामी प्रसाद मौर्य का, मैं जरूर आपको ये बताऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का के जाने की वजह से ओबीसी वोट छिटक जाएगा ऐसा मेरा तो नहीं मानना, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर करती है, अपने साथ जोड़ती है, तो एक लंबे समय तक उसके साथ वो काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर लोअर ओबीसी को अपने साथ जोड़ा 14 में, तो उन्होंने उस पर वर्क किया, एफर्ट किया और नॉन जाटो वोटर पे काम किया। ब्राह्मण्स अगर साथ में बसपा के संग आए तो उस पर बसपा ने एक लंबे समय तक काम किया था। तो ठीक चुनाव से पहले अगर के कुछ नेता चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज आता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ये वर्ग जुड़ा है, जो लोअर ओबीसी का वर्ग है या जो नॉन जाटो दलित वोटर्स हैं, क्या इसमें नाराजगी है, क्या ये इससे खिसक सकता है, क्योंकि अपर कास्ट वोट में तो ऐसा नहीं नजर आ रहा। तो हम देखें कि जो नॉन जाटो जो वोटर्स हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने और न जाने उसके यह तो रिजल्ट ही बताएगा और उस हिसाब से स्पष्ट व्याख्या हो सकती है, लेकिन दोनों ही फैक्टर वहां पर काम कर रहे हैं। वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा जो हमारे पास जो कुछ हमारे इन्वेस्टिगेटर्स या हमारे जो फील्ड से हमें जो जानकारियां हैं, उनका ये मानना है कि भाई जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके की बेग साहब ने बात की, वो सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभार्थी स्कीम, इसका हमें लाभ मिल रहा है। और शायद अपनी रैलियों में योगी जी ने अभी आगे भी अनाउंस किया कि हम कंटिन्यू करने का उनका इरादा है। तो ढेर सारी जो बेनिफिट्स जो उनको मिल रहे हैं उसने उनमें एक उम्मीद की किरण जगा दी है
क्योंकि यह गरीब वर्ग है और वह सीधे यह देखता है कि हमें क्या मिला, तो उससे उसमें एक उम्मीद बनी है। तो हो सकता है कि एक जो मैसिव डिसकंटेंट हो कहीं ना कहीं जो लाभार्थी स्कीम है, क्योंकि लोअर ओबीसी और दलित इनमें गरीबी भी ज्यादा है, तो अगर उनकी गरीबी के मसले को एड्रेस करने में पार्टी कामयाब रही है, महिलाओं का भी वर्ग है, आप देखिए कि महिलाओं को स्पेसिफिकली फोकस करके इन्होंने अपनी नीतियां बनाई और महिला को भी कहीं ना कहीं उन्होंने सशक्त करने की कोशिश की है। और हमारी अपनी स्वयं की जो हम लोग सर्वे करते रहे हैं उसमें जानकारी है कि महिलाओं का एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में लगभग 45 से 50% स्वयं का इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने लगा है। तो ऐसे में वो वोकल नहीं होगा, शायद हमें विजिबल ना हो, दिखाई ना दे, लेकिन ये वर्ग जो है कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लोअर ओबीसी, नॉन जाटो दलित और महिला इन जनरल हम ले लें दोनों में से, यह बहुत कुछ जो है इलेक्शंस के रिजल्ट के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट होगा। क्योंकि प्रोफेसर बेग, यूथ जो खास करके नौकरी की तलाश में रहता है, हमने देखे कि काफी बड़े बड़े प्रदर्शन भी हुए, आंदोलन भी हुए, यूथ वाले हुए, शिक्षा मित्रों के हुए, तो आपको लगता है कि ये मतलब सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि यंग माइंड अक्सर होता है थोड़ा रिबेल, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि एक पार्टी गवर्नमेंट में 5 साल से है, तो और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वो दे चुकी है। तो अगर कुछ परसेंटेज में यूथ डिसइल्यूजन्ड हैं, डिसएंचांटेड हैं और शायद वोट भी ना दें, तो कुछ परसेंटेज उसमें कमी आ सकती है। लेकिन इशू यहाँ इलेक्शन में ये होता है कि क्या इतनी कमी आएगी कि दूसरे के नंबर से मेरे नंबर ज्यादा हो जाए? तो वो बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो इतना ज्यादा था और दूसरे कॉम्पिटिटर्स का इतना कम था कि वो उसको क्रॉस करना है। क्योंकि इवेंचुअली ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि जिसकी ज्यादा सीट्स आएंगी उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही है, ऐसे कोई फैक्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज वोटिंग बिहेवियर में होगा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज तो वैसे भी होता है। और इन सब फैक्टर्स के चलते स्पेसिफिक पे बात कर ले, जैसे ज्यादातर हमने जो खबरें पढ़ी है, रिपोर्ट्स पढ़ी, वो ये कह रही हैं कि पहले 2 फेज में खास करके पश्चिम में, चूंकि पिछली बार 2017 में बीजेपी बहुत पीक पे परफॉर्म कर चुकी थी जी, तो वहां लॉस हो रहा है बीजेपी को। आपको लगता है लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये बात कहना है कि लॉस हो रहा है कि नहीं, ये तो कोई भी आदमी बता देगा लॉस होगा ही, क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी और ये सारे बड़े स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जो हम सब अभी बात कर चुके हैं। तो उसके बाद सीट्स तो कम होंगी, लेकिन कितनी कम होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो अब इस तरह के जो मार्केट सर्वेज आप रोज देखते हैं, टेलीविजन पे आते हैं, और जाहिर सी बात है जब मैं फंड करूंगा आपके सर्वे को तो आपको मुझे ही जिताना है। तो वो तो पहले से सर्वे से पहले से भी वही बात कह रहे हैं और फिर बाद में वही हो जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हाफ बसपा साफ, आपको लगता है? नहीं, देखिए, बसपा को बहुत अंडररेट लोग कर रहे हैं। मेरी समझ से ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हर इलेक्शन में आप देखें बसपा ने एक सब्सटेंशियल वोट शेयर उसका है, वो उसको लेती है। अब चाहे सीट्स में वो ट्रांसलेट ना हो, कितना होगा वो तो जाहिर सी बात है, वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि आप पहले से नहीं बता सकते। लेकिन बसपा जो है मेरी समझ से 16, 17, 18% वोट के आसपास रहेगी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट वोट है, क्योंकि उस 16, 17, 18% में यूपी में बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलती। सीट तभी मिलती है जब 20 के ऊपर आप जाते हैं। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं। मुझे 17-18% पे वोट सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप दोनों को मैं हरा और जिता सकता हूं ना। आप दो जो मेन कैंडिडेट्स हैं, मेरे वोट्स की वजह से कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा। तो मैं इवेंचुअली इंपॉर्टेंट प्लेयर हूं, मतलब सरकार बनाने में नहीं इंपॉर्टेंट हूं। सीट्स मुझे ना मिले तो उसको एनालिसिस में लेना बहुत जरूरी है बसपा को, कि बसपा कांग्रेस भी क्या पांडे जी यही रोल प्ले कर रही है हराने वाला? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब कांग्रेस थोड़ा मजबूती से लड़ती है तो बीजेपी का नुकसान हो जाता है, क्योंकि अपर कास्ट के लिए एक विकल्प मिल जाता है। जी, ये बिल्कुल ये चर्चा में है कि एक तरफ बसपा जो है वो कितना सत्य है, ये कोई हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन कि बसपा जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश उस हिसाब से कैंडिडेट फील्ड कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो है उसे हराने के हिसाब से फील्ड कर रही है। लेकिन इसमें कितना सत्य है ये तो अभी चुनाव के बाद का जो रिजल्ट ही आएगा। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स जो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर रहे हैं ट्रेडिशनली उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के भी,
तो उसमें से एक समुदाय विशेषकर ब्राह्मण कम्युनिटी, जिसका कि एक बड़ा सेजेबल प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश में, वो पहले कभी वो कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा चेहरा उनकी तरफ से आता है, कुछ पॉकेट्स में ऐसी न्यूज है कि वो कहीं कहीं पर आइसोलेटेड कहीं उनके कैंडिडेट्स अच्छा लड़ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करे। लेकिन ओवरऑल कितना कांग्रेस डैमेज कर पाएगी, ये थोड़ा अभी भी कहना मुझे लगता है मुश्किल होगा। पांडे जी, आपने ब्राह्मण्स की बात करी, अंबेडकर नगर से लेके गोरखपुर और कहीं कहीं बनारस में ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण्स नाराज हैं और विजिबली प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है, समर्थन कर रहे हैं, चाहे राकेश पांडे हो वहाँ, चाहे वहाँ हरिशंकर तिवारी का परिवार हो, उधर कमलापति त्रिपाठी का परिवार हो। इसका कोई इम्पैक्ट? मेरा ऐसा मानना है त्रिपाठी जी की ये आपने जिनो जो नाम लिए, इनमें राकेश पांडे का जो परिवार है वो अम्बेडकर नगर में निश्चित रूप से वो वहां पर उनका मजबूत कद है। और उनके अलावा भी वहां पर जो समीकरण बन गए हैं, जो दो बसपा के कद्दावर नेता, और अम्बेडकर नगर वैसे भी जो है वो पहले तो बसपा का वो गढ़ हुआ करता था, और इन नेताओं के समाजवादी पार्टी में आ जाने से वो निश्चित रूप से जो है वो अम्बेडकर नगर की सारी विधानसभा सीटों में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होनी है। रही बात गोरखपुर और हम अगर मिर्जापुर और जिस क्षेत्र से जो है कमलापति त्रिपाठी का परिवार लड़ता है, तो अगर आप उनकी राजनीतिक परफॉर्मेंस देखें तो कमलापति त्रिपाठी जी के बाद से कोई उतना बड़ा कोई उस पूर्वांचल की राजनीति में भी जो है उसका कोई कद नहीं रहा है उतना। और कांग्रेस जिस तरह से सिमटती चली गई है, स्वाभाविक रूप से जो है उनके परिवार का भी जो वर्चस्व था वो कम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं जो ब्राह्मण मतदाता है विशेषकर, उसमें एक जोरदार उसकी पैठ बन चुकी है। और वो अगर कुछ मुद्दों पर अगर नाराज भी होता है तो उसे जो है अयोध्या और काशी और ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उसको फिर जो है वापस। बेग साहब, ये अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या खास करके इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है या नहीं है? राम मंदिर का बनना, काशी कॉरिडोर का बनना वहां, और मथुरा के लिए इशारा करना आगे के लिए। देखिए, ये तो एक अंडरलाइंग स्ट्रांग मुद्दा है ही है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक स्ट्रांग मुद्दा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेन इलेक्टोरल प्लान तो हिंदुत्व है, बाकी सारे तो एडिशनल चीजें हैं ना। जैसे जो हम लोगों ने बेनिफिट ट्रांसफर की बात कही कि साहब ये भी कर दिया तो जो लोग उसमें नहीं आ रहे हैं वो इससे आ जाएं, तो मेन तो वही। और जाहिर सी बात है, एक बड़ा इफेक्टिव इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक इस तरह के इश्यूज दिए जाएं, इमोटिव इश्यूज जो उनको एक साथ बांध लें, उनके सारे डिफरेंसेस जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएं। तो वो तो अंडरलाइंग जो जिसको कहते हैं अंदर का जो जेल है वो तो वही है, तो वो तो इफेक्टिव है, उसकी बात कहने की जरूरत ही नहीं। सबको पता है कि वो इशू किसने क्रिएट किया और कौन उसमें लीड कर रहा है और किसको बेनिफिट मिलेगा। वही उनके कोर वोटर्स को बांध के भी रखे हुए हैं। जाहिर से वही मैं कह रहा हूं ना कि जो चीजें, जैसे अभी बहुत सही बात मेरी समझ से अभी शशिकांत जी ने कही कि जो आदमी छिटक भी रहा होता है, जैसे मैं नाराज हूं किसी वजह से, बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो फसल को जानवर चर गए उसकी वजह से नाराज हैं, नौकरी नहीं मिली और कोरोना में सही से काम नहीं हुआ। लेकिन एक तो ये है कि ये एक हिंदुत्व का जेल जो है वो उनको करीब लाता है, और दूसरा ये कि वो देखते हैं कि भाई स्ट्रांग पार्टी है और मतलब इसकी प्रेजेंस है और इनकी सेंटर में भी सरकार है, तो ऑल्टरनेटिव जब देखते हैं तो अक्सर उनको लगता है कि नहीं साहब ये ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं है। जाहिर सी बात है, जो अपर कास्ट है वो उस पार्टी को, आप यूपी के ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, जो यादव डोमिनेंट पार्टी एसपी है, जो उसके ऊपर एलिगेशन भी लगता है और काफी हद तक सही भी है, तो अपर कास्ट के लोग उससे रिकॉन्साइल नहीं कर पाते ना ऑन द ग्राउंड कि कैसे उसको वोट दे। तो और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस जो है वो ऐसी पार्टी जो ब्राह्मण हमेशा उसके साथ रहे, नहीं इस वक्त वो कहने के लिए बहुत अच्छी है कि अगली बार देखेंगे, अभी तो आपकी कोई पकड़ जमीन पे नहीं है। तो वो सब घूम फिर के क्या हुआ, वोटर बस बीजेपी में ही आया। तो इवेंचुअली पार्टी के लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे नाराज हो या थोड़े से रुष्ट हो, लेकिन वोट तो हमें दें आप। तो वो सक्सेस बीजेपी की तो है उस हिसाब से। पांडे जी, जानवरों वाला मुद्दा मैं जहां भी देख रहा हूं या रिपोर्ट रहा हूं कि पूरब से पश्चिम और खास करके पूरब जो काऊ बेल्ट है, तो गांव में लोग बहुत परेशान हैं, जिनके पास 2 बीघे भी खेत है, फसल चर गई, रात रात भर जगना पड़ रहा है, बहुत लोग तो फसल बोना बंद कर दिए। आपको लगता है कि ये जो रूरल अनरेस्ट है और रूरल इकोनॉमी की भी वो है, उसमें ये मुद्दा और एग्रीवेट करेगा? जानवरों वाला मुद्दा लोगों का सोच सरकार के खिलाफ कर सकता है, नहीं कर सकता? त्रिपाठी जी, ये निश्चित रूप से यह एक इशू है, जैसे कई एक ऐसे मुद्दे हैं
जैसे हम लोग जिस पर लगातार शुरू से चर्चा कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, और उसी में एक प्लस करता है, निश्चित रूप से नई चीज है, 2019 के भी चुनाव में ये मुद्दा था, उतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन वाकई ये एक इशू था। और अब ये बड़े पैमाने पर ये आ चुका है कि मतलब जो हम लोग के सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि एक्सीडेंट्स होने लगी हैं और लोगों की मौत हो रही है। लेकिन फिर वही बात घूम फिर करके आती है कि जब एक मतदाता मतदान करने जाता है तो बहुत सारे पहलू होते हैं जो उसके दिमाग में होते हैं और वो उसकी सोच को प्रभावित करते हैं और उसको फाइनली जो है उस आधार पर वह वोट देता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो डायरेक्ट इसका जो जिसको नुकसान होता हो कि उसने एक बड़े पैमाने पर उसने खेती की और उसकी पूरी की कहीं लोन लेकर के किया हो और उसकी फसलें जानवर चर गए, वो हो सकता है वह व्यक्ति तो उससे डायरेक्ट पीड़ित है और वो पार्टी के विरुद्ध मतदान कर दे। लेकिन फिर वो जो जैसा कि बेग साहब ने कहा कि फिर वो विकल्पों के बारे में सोचता है। और अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में कॉन्टेस्ट जो है वो सीधे सीधे वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी उसके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, और उसमें जो है वो फिर बहुत सारे समीकरणों में वो उलझ जाता है और वो उसके डिसीजन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मुझे मेरा ऐसा मानना है कि यह एक मुद्दा होते हुए भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए कि केवल इस आधार पर जो है वो मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर देगा, ये मुझे जो है थोड़ा सा मतलब इस पर डाउट होता है। एक और चीज मैं जो आपने पीछे प्रश्न पूछा था बेग साहब से, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जो अपर कास्ट जो वोटर रहा है उत्तर प्रदेश का, वो समाजवादी पार्टी के प्रति ट्रेडिशनली वो इंक्लाइन नहीं रहा है, एक्सेप्ट जो है वो ठाकुर कम्युनिटी ऐसी रही है, जो राजपूत कम्युनिटी रही है, वो कहीं ना कहीं वो कभी इधर उधर वो जाती रही है। और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वहां भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है अपने पाले में लेने की कोशिश की है। जो कुछ ऐसी खबरें हैं जो है कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स में जो काडर में एक जो उत्साह देखने को मिल रहा है, और वो विशेषकर जो यादव जो कम्युनिटी है उसके जो एसर्शंस की वजह से जो रूरल एरियाज में जो नॉन यादव जो लोअर ओबीसी के जो वोटर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फिर जो है वो चीज जो है वो उसको भी बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बिल्कुल आपका अनुमान सही है। तो पहले भी बीजेपी का जो सारा प्लैंक ही रहा है कि यादवों के खिलाफ और जाटवों के खिलाफ भड़का करके लोगों को जोड़ने का, या जो भी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और जो सरकारी कर्मचारी है, ओल्ड पेंशन का मुद्दा, कि इनकी संख्या करीब 13 लाख है, सरकारी कर्मचारी, टीचर्स, और इसमें पुलिस वाले भी शामिल है, स्टेट पुलिस का। तो ये ओल्ड पेंशन को लेकर के बहुत ये लोग खुलेआम कैंपेनिंग भी कर रहे हैं जिलों जिलों में जाकर के वोटर्स के बीच में। और राजस्थान सरकार ने जब से उसको लागू कर दिया है तो ये हो गया कि डुएबल है, और उस पर बीजेपी ने कोई फेवरेबल रिस्पांस नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लागू करेंगे। तो बेग साहब, आपको सरकारी कर्मचारियों का ये जो स्टैंड है, जो खुल्लम खुल्ला वो विरोध कर रहे हैं सरकार का, बीजेपी का, इसका आपको लगता है अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि इस तरह के जो अनाउंसमेंट्स हैं उसका कुछ फायदा तो जरूर मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग इस एजिटेशन के फोर फ्रंट में, जैसा आप कह रहे हैं, और देखने में भी आ रहा है, सरकारी कर्मचारी जो बहुत एक्टिव है, अगर उनको लग रहा है कोई पार्टी जो है वो ओपनली प्रॉमिस कर रही है, बाद में क्या होगा वो बात की बात है, तो हो सकता है कि वो कुछ उधर चले जाए। लेकिन फिर वही बात है कि मतलब एक ही इशू पर इलेक्शन जो है वो तो नहीं लड़ा जाता। हाँ, जो इमोटिव इशू है, एक वो इशू तो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अयोध्या के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, और मथुरा के प्रॉमिस पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। लेकिन जो और लाइफ के इश्यूज है उसमें किसी एक चीज पे कोई पार्टी इलेक्शन जीतना यूपी के कॉन्टेक्स्ट में तो मुश्किल है। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब चीज मिल के जो है वो इवेंचुअली वोटर को कहाँ ले जाती हैं और वो वोट किधर करता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें बहुत सी चीजें, कोई बहुत मेजर चेंज जो समझ में आ रहा है देखने से वो विजिबल नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बीजेपी की जो परफॉर्मेंस पीक हो चुकी है वो उससे नीचे ही जाएगी डेफिनेटली। अब वो कितना जाएगी नीचे, और दूसरी पार्टी स्पेशली जो दूसरा एसपी और आरएलडी अलायंस है वो कितना ऊपर जाएगा, ये देखने की बात है। यही इंटरेस्ट की बात रह गई है जो 10 तारीख को क्लैरिफाई हो जाएगा। आप करें कि एक एक चीज नहीं तय करती, और मैं भी मानता हूं कि एक एक चीज गांव वाले का, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम है, चिंतन मनन, आराम से वो कोई इशू बेस्ड इस तरह एक एक नहीं करता। टोटलिटी में आपको मतदाता का मूड क्या लगता है, चेंज का या गवर्नमेंट को बनाए रहने का? देख सर, अब देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो काम करते हैं वो
एम्पेरिकल एविडेंस के बेस पर बात कह देते हैं कि साहब ये आया रिजल्ट तो इससे ये बात पता लगी। एविडेंस, गट फीलिंग आपकी क्या कहती है एज एनालिस्ट? गट फीलिंग अल्टीमेटली आप मतलब गट फीलिंग, तमाम वाइब्रेशंस ग्रहण कर रहे हैं, इतने तमाम सिग्नल्स ग्रहण कर रहे हैं, गट फीलिंग क्या कहती है आपकी? नहीं, गट फीलिंग तो ये कहती है कि मतलब इस वक्त कोई भी पार्टी की कोई वेव नहीं है यूपी में, मतलब कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे फेवर में वेव है। तो और एसपी और आरएलडी का अलायंस भी बड़ा स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऑल्सो रैन है कि मतलब रेस तो मेरी है आप भी हैं वहां पर, ऐसा नहीं है। वो बड़ा स्ट्रांगली लड़ रहे हैं, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी और जाहिर सी बात है पिछले मामले से, पिछले बार से बहुत ज्यादा होगी। तो क्योंकि कोई वेव नहीं है इसलिए ये कहना कि इवेंचुअली कौन जीतेगा मतलब वो बहुत ही मुश्किल है। मतलब वो तो उसी तरह का गैस है कि कोई आप आंख बंद करके कहीं उंगली रख दें और वो सही हो जाए तो आप कहें साहब देखिए मैंने तो कहा था कि ये पार्टी जीतेगी और जीत गई। तो कोई बेसिस नहीं है। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग इलेक्शन इसीलिए है कि कोई चीज बहुत क्लियर नहीं है और आप जो लीडर्स की बातें हैं और जिस तरह का डेस्परेशन दोनों साइड में है उसको देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि सब डरे हुए हैं, मतलब उन्हें भी नहीं कॉन्फिडेंस है। तो जिस तरह के स्टेटमेंट्स बड़े बड़े लीडर्स के हैं। लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं इस समय ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कि साहब अयोध्या में डीएम के बंगले का जो वो नेम प्लेट के रंग बदल गई, भगवा से हरी हो गई फिर लाल हो गई, या ये खबरें आ रही है कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि साहब लखनऊ के जनेश्वर पार्क में रंगाई पुताई शुरू हो गई। इसका कोई मतलब है इन इंडिकेशंस का? देखिए मेरी समझ से मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अब 24 घंटा अगर आपको न्यूज देनी है तो आप कुछ ना कुछ पब्लिक को एंटरटेन करना है आपको। जी, तो उसके ऊपर तो यकीन करना सही नहीं है। पांडे जी आपको क्या लगता है ओवरऑल आपकी फीलिंग क्या है? स्टेटस को रहेगा, यथास्थिति रहेगी या बदलाव का मूड है? त्रिपाठी जी, मैं इसे इस रूप में इसका विश्लेषण करना चाहूंगा कि पिछले अगर चुनाव 2017 के आधार पर, हालांकि कोई वो एक ट्रेंड नहीं होता कि जो 17 में हुआ वो आगे 22 में हो, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लगभग 10% की जो लीड ली थी और सीटों के संदर्भ में तो बहुत बड़ी गैप था दोनों पार्टियों में। तो ऐसे में एक फैक्टर होता है जो एनालिसिस का, वो ये बनता है कि क्या वाकई में इतना बड़ा डिस्कंटेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 8 या समाजवादी पार्टी 8 से 10% के जो है वो इंक्रीज उसे उसके वोटों में आ जाएगा। क्योंकि अगर जब से अगर 8 से 10% का स्विंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आता है तो उसकी सरकार बनने की संभावना जो है वो सीमित हो जाती है। और तमाम जो मुद्दों पर हम जो बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हमने जो बात की कि एक हिंदुत्व तो उसका एक मेजर जो है प्लैंक होता ही है, और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो डेवलपमेंटल जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो हमें जो हम जो संवाद करते हैं लोगों से, तो जहां कुछ लोगों में जो असंतोष होता है वहीं खास तौर से रिमोट पॉकेट्स में हम जो रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां पर हमें ये लगता है कि वो जो है जनता ये मानने लगती है कि हमें जो है कुछ लाभ मिले भी। तो यानी जो नेगेटिव होता है वो दूसरी तरफ से पॉजिटिव भी बन जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बड़ी इंटेंस फाइट है, और चूंकि कोई बड़ा एक इशू ऐसा नहीं है जिसके आधार पर हम कह सके कि हाँ मैसिव जो है वो पोलराइजेशन किसी एक के पक्ष में हो रहा है, तो थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ वो पहले की तुलना में काफी बेहतर होगा। वो कितना बेहतर होगा ये तो अभी ये कितना आपको क्या लगता है बेग साहब, कुछ आपको लगता है कितना स्विंग का अनुमान है अभी मतलब बीजेपी से अगर एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ मुद्दों पर नाराजगी है, तो कितना उनका वोट कितने परसेंट घट सकता है? अब ये तो देखिए बहुत ही डिफिकल्ट सवाल आपने पूछ दिया, कितना घट सकता है। लेकिन मैं बार बार वही बात कहता हूं कि मतलब आपके नंबर बहुत ज्यादा कम होने चाहिए और मेरे बहुत बढ़ने चाहिए, तभी मैं टॉप करूंगा क्लास में। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत जरा डिफिकल्ट है। अब जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना एक्सपेक्टेशन करती है, लेकिन बीजेपी को बहुत नीचे आना है और समाजवादी को बहुत ऊपर जाना है। अभी तो शशिकांत जी ने 17 का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन मेरे समझ से 19 को भी देखना चाहिए। जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है, चाहे वो लोकसभा का रहा हो, उसमें तो बीजेपी को 50% वोट मिले और इनको मिले करीब 20% वोट, और बना लीजिए 25 कर लीजिए, चलिए इधर उधर के वोट लेके, तो उसमें मतलब बहुत डिफरेंस है ना वोट में। तो वो डिफरेंस मतलब प्रैक्टिकली वो ऊपर नीचे हो कि एक पार्टी बहुत नीचे आए दूसरी बहुत ऊपर जाए, तो वो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब बड़ा इट्स अ टॉल ऑर्डर
चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ बिल्कुल अखबारी भाषा में, कि जैसे मुस्लिम्स का एकदम पक्का है, इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो बिल्कुल एन मास जा रहे हैं साइलेंटली समाजवादी पार्टी के पास, जो भी 20% है। फिर यादव हैं, काफी तादाद में ये माना जा रहा है कि भाई ओबीसी में सेंध लगाई है, हालांकि बीजेपी के पास भी है, तो यादव है, ओबीसी है, कुछ दलित में पासी कम्युनिटी है, ये सब सपा के पास आ गए हैं और इनके कैंडिडेट के भी वोट होंगे। तो पांडे जी, ये पर्याप्त नहीं लगता जीतने के लिए? त्रिपाठी जी, जैसे हम ये सारी बातें, हम स्पेकुलेशन वाली बातें कह रहे हैं कि दलितों में पासी या अन्य समाज जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए हैं, हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। एक चीज जरूर हुआ, आपको मैं बताऊं कि बेस वोटर्स जो उनके रहे हैं समाजवादी पार्टी की, अगर बात कर लें, उनका बड़ा हैवी पोलराइजेशन उनकी तरफ से हुआ है। जैसे अगर उसके यादव वोटर्स भी है तो उसमें भी और प्लस की संभावना है। जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि जो यादव बेल्ट है, जो खासतौर से जो अखिलेश यादव के जो उनका इलाका जो है, वहाँ बहुत हेवी वोटिंग हुई है। तो एक उम्मीद भी की जा सकती है कि निश्चित रूप से उन समाज से जो है उनको एक पहले की भी तुलना में और बेहतर सपोर्ट मिलेगा। जो मुस्लिम वोटर्स का जो कंसोलिडेशन उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है वो भी बड़ा होगा। लेकिन अगेन फिर जब दूसरी बात आती है कि जो दूसरे वर्ग से बात आती है, तो जैसा कि बेग साहब ने कहा, और हम एक बीजेपी ने पिछली बार एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी अपने अलायंस के साथ मिलकर, 325 सीटें वो पार्टी लाई थी। स्वाभाविक है कि वो उस टॉल ऑर्डर को मेंटेन कर ले जाना अपने आप में बिल्कुल कठिन होगा, और बड़े पार्टी इनसाइडर्स भी शायद ऐसा नहीं मान रहे हैं कि हम उसको रिपीट कर पाएंगे। लेकिन वो जो ये ध्रुवीकरण है, ये कितना समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो जाएगा कि वो उसको डिसाइसिव मैंडेट की तरफ ले जाएगा, या अन्य जो लोअर ओबीसी वर्ग है वो समाजवादी पार्टी की तरफ भाजपा को छोड़ करके, क्योंकि जब तक वो बड़े पैमाने पर उसका ट्रांसफर नहीं होगा तब तक जो है वो समाजवादी पार्टी की संभावनाएं जो है वो सरकार बनाने की नहीं लगती है। और चूंकि इस तरह का कुछ विजिबल साइन नहीं है, कई जगहों पर भाजपा के प्रत्याशियों कैंडिडेट के खिलाफ एक कहीं ना कहीं एक असंतोष भी है, और तो वो सब चीजें कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल तो बनाएंगी कि समाजवादी पार्टी पहले की तुलना में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन सरकार बनाने की तरफ हो जाएगी या उसकी सरकार बन जाएगी कि नहीं बन पाएगी, इस पर कुछ बहुत कन्विंसिंग रूप में कह पाना अभी मुश्किल है। लास्टली बेग साहब, आप पांडे जी ने अभी जिक्र किया कि भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ असंतोष दिखा, और शायद मैं भी इतने सालों से चुनाव कवर कर रहा हूं कि पहली बार देख रहे हैं कि भाजपा के बड़े बड़े जो लीडर हैं, प्रचारक हैं, उनके खिलाफ काफी मतलब जगह पर विरोध हुआ। सोनभद्र में कान पकड़ के उठवाया बैठवाया गया, वो खुद ही बैठा उन्होंने। मनोज तिवारी गए थे वहां, उनको छोड़ के भागना पड़ा मोटरसाइकिल से। तो इस तरह का वोटर्स का एक खास पार्टी के खिलाफ उनको विरोध प्रदर्शन करना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये सत्ता विरोधी रुझान इंडिकेट नहीं करता? नहीं, वो रुझान बिल्कुल इंडिकेट करता है, और हो सकता है कि उन सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां इस तरह के एपिसोड्स हुए हैं वहां पे बीजेपी कैंडिडेट सिलेक्शन हार भी जाए। लेकिन 400 प्लस सीट्स का मामला है ना, मतलब ये कोई मतलब पैन स्टेट अगर फिनोमेना होता कि समझ लीजिए कि 50% सीटों में ऐसा हो गया कि साहब लोग तो देखने ही नहीं चाहते, तो ऐसा तो नहीं है। तो वो चीजें डिफरेंट जगहों पे हैं। कहीं कहीं लोग उस कैंडिडेट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी बड़े नाराज होते हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर भाई वो सारे कैंडिडेट जो हैं वो बगैर कुछ किए इलेक्शन जीत गए थे पिछली बार, तो उनको लगा कि बगैर कुछ किए अगली बार भी जीत जाएंगे। मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मतलब उस जमाने में तो यही था कि साहब मोदी जी के नाम पर इलेक्शन हो गया, तो कितनी जगह के लोगों को एमएलए के नाम भी नहीं पता, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए। तो जाहिर सी बात है पब्लिक नाराज होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव से, तो लोगों ने वो डिमॉन्स्ट्रेशन किया या उनको दौड़ाया या जो कुछ भी किया, तो वेरी ऑब्वियस कि उन जगहों पर वो कैंडिडेट या दूसरे कैंडिडेट्स हार सकते हैं इलेक्शन। लेकिन मेरी समझ से ये कोई पैन यूपी फिनोमेना नहीं था। तो इसके बेस पर ये कह देना कि मतलब फाइनल रिजल्ट पे मतलब इवेंचुअली ऐसा ही होगा, ऐसा मुश्किल है। लेकिन जाहिर सी बात है ये एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। भाई आपकी सीट्स कम हुई तो ये फैक्टर था, ये फैक्टर था, और सारे फैक्टर्स हैं।
जी। कई बार ये होता है, हम अखबारों में सर्वे देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के फेस को लेके कि कौन ज्यादा पॉपुलर है या किसकी तरफ ज्यादा आकर्षण हो सकता है। तो निश्चित रूप से इस बार एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं। दोनों किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं सबको पता है। पांडे जी, इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ आपको लगता है कि योगी जी का कोई, क्योंकि कई लोग कहते हैं योगी जी लाइबिलिटी हो गए हैं बीजेपी के लिए, तो इनका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको लगता है वोटर्स के दिमाग में होगा? देखिए, जहाँ तक योगी के एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम किस वोटर्स के किस समूह से बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो उस पार्टी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी से अपने आप को कोरिलेट करता है, उसको वो एसेट के रूप में दिखाई देते हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट उन्हें उनमें देखता है, उसको उसमें मोदी का विकल्प दिखाई देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो है एक शार्प जो है हमें लाइन देखने को मिलती है कि जो उनका क्रिटिक है, जो उनकी नीतियों का विरोध करता है, वो उनके बड़े कटु आलोचक भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें यह तय कर पाना या ये कहना कि योगी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट होंगे या लाइबिलिटी होंगे, चूंकि पहली बार, भले वो चुनाव प्रचार में 17 में मुख्यमंत्री बनने के बाद देश भर में जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार वो उनके बल पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। उनको 17 में वो चेहरा नहीं थे, तो इसलिए उनका जो एक लिटमस टेस्ट है ये उनके लिए कि वो कितना जो है अपने बल पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेट कहीं ना कहीं उनकी 5 साल की गवर्नेंस के ऊपर, उनकी शासन के ऊपर है, और वो रिजल्ट के आधार पर ही हम इनको मूल्यांकन कर पाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट बन रहे हैं या लाइबिलिटी बन रहे हैं। हाँ, बेग साहब, आपको क्या लगता है कि ये चीफ मिनिस्टरियल जो फेस है दोनों, वो दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए कितने बड़े एसेट है? क्योंकि अखिलेश यादव के भी कुछ बैगेज है, लैंड ऑर्डर। हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ बैगेज होता है, कोई इंसान 100% परफेक्ट तो नहीं होता। और अखिलेश यादव का तो इशू ये है कि वो अकेले ही हैं, मतलब कोई ऑल्टरनेटिव फेस नहीं है कि मतलब मुझे हटा के आप शशिकांत जी को रख दें, वो तो वही हैं, वही होंगे फेस। बीजेपी में तो खैर ऑप्शंस हैं, जाहिर सी बात है, और ऑप्शंस की बात बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए होती है क्योंकि ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में योगी जी का कुछ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल लीडरशिप से रहता है, क्योंकि वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो अपनी एक प्रेजेंस रखते हैं और अपनी वॉइस रखते हैं बीजेपी के अंदर, अदर देन द टॉप 2 लीडर्स। तो वो एक चीज तो है ही है कि इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, और उनकी जो परफॉर्मेंस इस इलेक्शन में वो डिटरमिन करेगी कि मतलब वो आगे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से चलेगा, क्योंकि उनके बहुत से जो समर्थक हैं, जो अभी शशिकांत जी ने बताया, जो उनके बड़े स्ट्रॉन्ग समर्थक वो भरत हैं, उनको वो इससे भी ऊंची कुर्सी पे देख रहे हैं आगे आने वाले समय में। तो वो उनका फ्यूचर क्या होगा वो तो इस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये इलेक्शन इस पर्सपेक्टिव से भी है। मतदाताओं के लिए दोनों में कौन फेस ज्यादा ठीक आपको लगता है? कौन किसके? नहीं, वो तो वही है कि जब वो तो देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे ही है जैसे फिल्म एक्टर्स होते हैं कि जो जिसका फैन होता है उसमें हर चीज अच्छी नजर आती है, और जो आदमी दूसरे एक्टर का फैन है, तो यहाँ तो वही है कि जो हमारा वोटर है उसको हम में सब अच्छा ही नजर आ रही है, आपको उसमें बुराई नजर आ रही होगी, तो वो तो बहुत अजीब सी चीज थी। आपने बेग साहब बहुत बारीक बात कही है, उस पर फिर से चर्चा होगी कि जो बीजेपी का इंटरनल डायनेमिक्स है, और उसमें तो लोग ये कह भी रहे हैं कि अगर बहुमत आ भी जाता है भाजपा का, तो भी कई लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो मोदी जी का और योगी जी का, और जो आप दोनों विद्वान कह रहे हैं कि वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मटेरियल होके निकले हैं, वो ही शायद उनके लिए एक आगे दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं बीजेपी की जीत के बावजूद, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि क्योंकि कोई भी बड़ा नेता अपना प्रतिद्वंदी या अपना विकल्प जो है कम से कम पार्टी के अंदर नहीं रहने देना चाहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विद्वानों का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अजमेर बेग साहब और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर शशिकांत पांडे जी हमसे बात करने के लिए, अपने जो स्टडी है अपनी जानकारी को शेयर करने के लिए। और दोनों विद्वानों ने बिटवीन द लाइंस बहुत सारी बातें कही हैं, जो समझने वाले हैं वो समझेंगे, हालांकि लोग ग्रहण अपने हिसाब से करते हैं, वो भी एक दिक्कत है। तो बहरहाल सबके लिए बहुत कुछ है दोनों तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। इस कार्यक्रम में हम सियासत के जटिल दांवपेच को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं।
यह बताने की कोशिश करते हैं कि आप भले ही सियासत से मुंह मोड़ लें, लेकिन इसके असर से आप एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी सियासत के हर लफ्ज को समझें, हर चाल को जाने, और हो सके तो आप भी सियासत करें, क्योंकि लोकतंत्र में केवल जनता की सियासत ही शांति और तरक्की को सुनिश्चित कर सकती है।